सो वी आर स्टार्टिंग आवर चैप्टर। हमारे चैप्टर का नाम है सेंटर ऑफ मास। हमारे चैप्टर का नाम है सेंटर ऑफ मास। ठीक है, आज का पहला लेक्चर है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास क्या होता है, उसका मोशन कैसे होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। फिजिक्स का एक बहुत फंडामेंटल लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हम कोलिजन पढ़ेंगे, हम इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम पढ़ेंगे और वेरिएबल मास सिस्टम पढ़ेंगे, जिसमें मास वेरी कर रहा उस टाइप के सिस्टम कैसे काम करते हैं। उसमें हम जानेंगे कि फोर्स का यूनिवर्सल फॉर्म क्या होता है, फोर्स का इक्वेशन जो होता है वो यूनिवर्सल फॉर्म में क्या होता है। सो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बाद का चैप्टर जो है नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रोटेशनल मैकेनिक्स, वही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास क्या होता है। हम स्टार्ट कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास क्या होता है। अभी तक हम क्या करते थे, जब भी किसी बॉडी को फोर्स इक्वेशन लिखते थे न्यूटन लॉज में, हम उस पूरे बॉडी को पॉइंट मास के फॉर्म में दिखाते थे, पार्टिकल के फॉर्म में दिखाते थे और हम कहते थे F इक्वल टू एम ए। क्या बोलते थे? F इक्वल टू एम ए। तो हम क्या कहते थे, अभी तो जो हमने न्यूटन लॉ लगाया था उसमें हम लिखते थे F इक्वल टू एम ए। हम इसको एक पॉइंट मास के फॉर्म में दिखाते थे। तो चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो बस हो, चाहे वो एरोप्लेन हो, हम बड़े से बड़े मास को भी पॉइंट मास दिखाते थे और उस पॉइंट पे फोर्स लगाते थे। उसी को बोलते थे फ्री बॉडी डायग्राम। एक पॉइंट दिखाते थे, उसी के ऊपर फोर्स लगाते थे। हम इस पार्टिकल का डायमेंशन, पॉइंट मास का मतलब क्या है, इसकी डायमेंशन जीरो मानते थे, कोई डायमेंशन ही नहीं है। ठीक है, लेकिन होता क्या है एक्चुअली में, हम अगर यहाँ पर एक फोर्स, हम यहाँ एक रॉड लें, हम एक रॉड ले और एक स्मूथ टेबल के ऊपर इस रॉड को रख दें। हम एक यूनिफॉर्म रॉड को लें इस तरह से, हम एक यूनिफॉर्म रॉड को एक स्मूथ टेबल पे प्लेस कर दें। एक स्मूथ टेबल के ऊपर हम इस रॉड को प्लेस कर दें, फ्रिक्शनलेस टेबल, और इसको यहाँ से प्रेस करें। तो हम देखते हैं कि हर पार्टिकल इसका जो है वो डिफरेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है। तुम देख सकते हो, अगर हम यहाँ पर इसको खींचते हैं बाय फोर्स F इस एंड पे, व्हाट आई फाइंड इज दैट दिस पॉइंट हैव एक्सेलरेशन A1। ये पॉइंट एक्सेलरेशन A1 से चल रहा है, ये पॉइंट एक्सेलरेशन A2 से चल रहा है और ये पॉइंट एक्सेलरेशन A3 से चल रहा है। या यूं कहें कि अगर हम इस रॉड के हम इस एंड पे फोर्स लगा रहे हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये ऐसे चलता है, ये ऐसे चलता है, ये ज्यादा चलता है, ये थोड़ा कम चलता है, ये ज्यादा चल, ये थोड़ा कम चल। कभी कभी तो ये भी होता है ये पीछे चल जाता है, कभी कभी तो ये होता है ये आगे चलता है, ये पीछे चलने लगता है। यानी कि हर पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या है, डिफरेंट है। अब बताओ F इक्वल टू एम ए, F इक्वल टू टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन, तो हर जगह वैलिड नहीं है। F इक्वल टू एम इंटू A1 भी नहीं होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि F इक्वल टू एम इंटू A1 और M इंटू A2 और M इंटू A3 सब हो, किसी एक पॉइंट पे ही सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या देख रहे हैं, इसके हर पार्टिकल अलग अलग एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं। जब एक फोर्स लगाया गया है तो सिर्फ एक ऐसा पॉइंट है जिसका एक्सेलरेशन इसको F बाय एम के इक्वल होता है, उसको सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। समझो, ये एक्सेलरेशन हम क्या देख रहे हैं, ग्रेटर देन F बाय एम है। ये एक्सेलरेशन हम क्या देख रहे हैं, लेस देन F बाय एम है। ये एक्सेलरेशन इक्वल टू F बाय एम है। इस पॉइंट की एक्सेलरेशन F बाय एम के इक्वल थी। वेक्टर फॉर्म में कहें तो इस पॉइंट की नेट एक्सेलरेशन F बाय एम के इक्वल थी, बाकी किसी पॉइंट की इक्वल नहीं थी। तो जिस पॉइंट की एक्सेलरेशन F बाय एम के इक्वल है उसको हम उसका सेंटर ऑफ मास बोलेंगे। हम इसको क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को, हम इस पॉइंट को बोलेंगे इसका सेंटर ऑफ मास। बाकी सारे पॉइंट का एक्सेलरेशन इसके, ये फैन जब हम स्विच ऑन करते हैं, जब हम फैन स्विच ऑफ करते हैं उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होता है, उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होता है। दूसरा देखो ये इलस्ट्रेशन, मेरे पास एक रॉड इस तरह से है, मैंने क्या किया, इसको इधर खींचा बाय फोर्स F और इसको उल्टा खींचा बाय फोर्स F। हमने इसको राइट खींचा बाय फोर्स F, इसको लेफ्ट खींचा बाय फोर्स F। तो हम क्या देख रहे हैं, ये रोटेट करने लगता है। इस पॉइंट की एक्सेलरेशन आगे है, रॉड के इस पॉइंट की एक्सेलरेशन आगे है और इस पॉइंट की एक्सेलरेशन पीछे है।
बट नेट फोर्स तो पूरे बॉडी पे कितना है? 0 है। नेट फोर्स तो 0 है। बताओ, ये फॉरवर्ड और ये बैकवर्ड कट, ये 0 है। तुम देखोगे हर पॉइंट की एक्सीलरेशन अलग अलग है, हर पॉइंट की एक्सीलरेशन अलग अलग है। नेट फोर्स कितना है? F माइनस एफ, 0। तो एक्सेलरेशन क्या होना है? 0। ये पॉइंट रेस्ट पे होता है। इस पॉइंट की एक्सीलरेशन हम देख रहे हैं 0 है। हम देख रहे हैं कि इस पॉइंट की एक्सीलरेशन 0 है। इसके अलावा किसी पॉइंट की एक्सीलरेशन 0 नहीं है। ओनली वन पॉइंट हैज एक्सीलरेशन इक्वल टू F माइनस एफ बाय एम। जो पॉइंट, जिस पॉइंट की एक्सीलरेशन फोर्स बाय मास इक्वल होती है, उस पॉइंट को उसका सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। ये होगा सेंटर ऑफ मास। यहां पर ये है सेंटर ऑफ मास, क्योंकि F बाय एम। तो याद रखना, हमारा इक्वेशन अब हो जाएगा एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज F एक्सटर्नल, नेट F एक्सटर्नल बाय मास फॉर एक्सटेंडेड बॉडीज, फॉर extended bodies. Center mass is that point. Center of mass is that point of the system. Center of mass is that point of the system whose acceleration is equal to F external net बाय एम। यानी हम पूरे रॉड को न्यूटन लॉ लगाने के लिए, F इक्वल टू ma लगाने के लिए, हम पूरे रॉड के मास को इस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग द एंटायर बॉडी। दिस पॉइंट इज द सेंटर ऑफ इनर्शिया। दिस पॉइंट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑल द बॉडी। इस पूरे बॉडी के मास को हम पॉइंट मास में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं और F इक्वल टू ma लगाना चाहते हैं, क्योंकि F इक्वल टू ma सिर्फ पॉइंट मास के लिए था, तो अगर हमको एक्सटेंडेड मास में लगाना है तो इसको, इस पूरे मास को हम उसके उस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। सो सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट वेयर वी कैन एज्यूम द एंटायर मास ऑफ द सिस्टम टू बी कंसंट्रेटेड एंड वी कैन कन्वर्ट द एंटायर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इनटू ए पॉइंट मास टू अप्लाई न्यूटन लॉ। ठीक है, सो हम कह सकते हैं center of mass is the point where entire mass of the system can be assumed to be concentrated to apply Newton's law। अभी तक ये प्रॉब्लम इसलिए नहीं आई थी क्योंकि हम हमेशा पार्टिकल की बात कर रहे थे, बट अब हम एक्सटेंडेड बॉडीज की बात करेंगे। कोई डाउट यहां? कोई डाउट यहां? अब जरा हम देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास को निकालते कैसे हैं। हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ मास, व्हाट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर सेंटर ऑफ मास एंड हाउ वी गो अबाउट दैट। ठीक है, तो देखो, हम तुमसे ये जानना चाहते हैं, देखो सेंटर ऑफ मास जो होता है वो होता है एवरेज वैल्यू ऑफ पोजीशन। क्या होता है? एवरेज वैल्यू ऑफ पोजीशन, एवरेज वैल्यू ऑफ पोजीशन ऑफ मासेस। क्या होता है? एवरेज वैल्यू ऑफ पोजीशन ऑफ वेरियस मासेस। इसका मतलब क्या है समझो, इसका मतलब क्या है समझो कि तुमने ये देखा था हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल हैं और अलग अलग पॉइंट्स पे हैं, अलग अलग पॉइंट्स पे हैं। तो देखो सर, सेंटर ऑफ मास का मीनिंग तुम समझ गए। अब तुम अगर किसी बॉडी पे F एक्सटर्नल लिखना चाहते हो, आज के बाद जब भी तुम लिखोगे F एक्सटर्नल किसी भी सिस्टम पे, जो नेट फोर्स है वो इक्वल टू होगा मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सीलरेशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास। इसको याद रखना। नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज मास
total external force, the vector sum of all the external force is equal to mass of the system into acceleration of its center of mass. ये है न्यूटन का मॉडिफाइड फॉर्म पहला। दूसरा देखो, हम कह रहे हैं सेंटर ऑफ मास is the average value of position vector taking contribution of a particular position vector as the mass placed there। इसका मतलब क्या हुआ समझो। मेरे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मेरे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स वाई जेड है, यहां सिर्फ एक्स वाई ही शो कर रहे हैं, और मेरे पास यहां एक मास है m1 और यहां एक मास है m2, यहां एक मास m1, यहां एक मास है m2। m1 का पोजीशन वेक्टर जो है वो है r1 वेक्टर, m2 का पोजीशन वेक्टर है r2 वेक्टर। ठीक है, अब समझो, जिसका मास ज्यादा है उसका डोमिनेशन ज्यादा होगा। इस पोजीशन वेक्टर का जो कहेंगे क्या है, अगर ये दोनों सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, इसमें दो पार्टिकल है, एक पॉइंट मास है m1, एक पॉइंट मास है m2। हमको इसका निकालना है मीन, पोजीशन वेक्टर का एवरेज वैल्यू निकालना है। लेकिन याद ये रखना है कि जिसकी मास ज्यादा है उसका पोजीशन वेक्टर में कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। जैसे हम कभी किसी क्लास में मार्क्स निकालते हैं, हम कहते हैं कि बताओ नंबर ऑफ स्टूडेंट, अगर हम कह रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड मार्क्स, अगर हम किसी क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास, और इसको बोलते हैं मार्क्स ऑब्टेन्ड, मार्क्स। तो मान लो 10 स्टूडेंट को आए हैं 90 मार्क्स और 5 स्टूडेंट को आए हैं 80 मार्क्स, तो एवरेज मार्क्स किसके नजदीक होगा, 90 या 80? 90 पास होगा, समझ रहे हो ना। यानी इसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ मार्क्स। हम मीन मार्क्स के एवरेज वैल्यू को हम क्या बोलेंगे बताओ, मार्क्स इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का समेशन, मार्क्स इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल मार्क्स। देखो 10 स्टूडेंट को इतनी मार्क्स, उसको इतनी, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये होता है ना। ये क्या है बताओ, ये क्या है, ये है एवरेज वैल्यू ऑफ मार्क्स। ये है एवरेज वैल्यू ऑफ मार्क्स, जहां हर मार्क्स का वेटेज, हर मार्क्स का डोमिनेशन, हर मार्क्स का कंट्रीब्यूशन उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट के प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा एक पर्टिकुलर मार्क्स, जितना ज्यादा एक पर्टिकुलर मार्क्स जितना ज्यादा स्टूडेंट को होगा, एवरेज वैल्यू उसके नजदीक होगा। उसी तरह से ये पोजीशन वेक्टर है, ये R2 है, R1 है, R2 का वेटेज M2 है, R2 का वेटेज क्या है, M2 है, R1 का वेटेज क्या है, M1 है। ज्यादा मास उसकी तरफ होगा, उसके पास होगा पोजीशन वेक्टर। हम लिखते हैं R सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर बाय M1 प्लस M2। इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इन दोनों के बीच में कहीं यहां पे सेंटर ऑफ मास होगा, समझो, इन दोनों के बीच में इनका कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। ये जो सिस्टम दिख रहा है M1 और M2 का, यहां इनका मान लो सेंटर ऑफ मास है, तो ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। कितना निकलेगा, M1 इंटू R1 वेक्टर प्लस M2 इंटू R2 वेक्टर बाय M1 प्लस M2। याद रखना, जिसका मास ज्यादा होगा सेंटर मास उसके नजदीक होगा, क्योंकि ये चाहता है सेंटर मास, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन, अगर ये मास यहां हम क्या दिखा रहे हैं, ये थोड़ा कम डिस्टेंस दिखाए हैं इसमें और यहां थोड़ा ज्यादा दिखाए, इसका मतलब है M1 का मास ज्यादा है। जिसका मास ज्यादा होता है सेंटर मास को अपनी तरफ खींचता है,
वो क्या करता है, सेंटर इन दोनों के बीच में कहीं लाई करेगा, बट किसका डोमिनेशन होगा, कौन डोमिनेट करेगा, डिपेंड करेगा उसका मास किसका ज्यादा। जिसका मास ज्यादा है सेंटर मास उसके तरफ आएगा, जिसका मास कम है सेंटर मास को उतना नहीं खींच पाएगा, याद रखना। तो यहां पर ये पोजीशन वेक्टर का ही मीन वैल्यू है, ये पोजीशन वेक्टर का ही मीन वैल्यू है, समझो ये पोजीशन वेक्टर का ही मीन वैल्यू है R1, क्योंकि इसका नेट वैल्यू क्या है। लेकिन जिस तरह से यहां मार्क्स था, जिस तरह से यहां पर मार्क्स था, यहां पर क्या है, पोजीशन वेक्टर, ये एवरेज वैल्यू ऑफ पोजीशन वेक्टर, ये क्या है, एवरेज वैल्यू ऑफ पोजीशन वेक्टर। लेकिन R1 का कंट्रीब्यूशन, जो तुम्हारा ये नंबर ऑफ इंसिडेंट था, वो किसके प्रोपोर्शनल है, R1 का कंट्रीब्यूशन किसके प्रोपोर्शनल है, M1 के। R2 कंट्रीब्यूशन जो है किसके प्रोपोर्शनल है, M2 के। तो हम पोजीशन वेक्टर का ही एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं, लेकिन उस पोजीशन वेक्टर का जो वेटेज दे रहे हैं वो उसके मास के प्रोपोर्शनल दे रहे हैं। R2 का कंट्रीब्यूशन M2 के प्रोपोर्शनल होगा, R1 का कंट्रीब्यूशन M1 के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। चलो, तो इसकी फॉर्मूला जो उसका होता है वो होता है R सेंटर ऑफ मास M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर बाय M1 प्लस M2, ठीक है। कोई डाउट यहां तक में? इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास। आगे चल के तुम बहुत सारी चीज का सेंटर देखोगे, तुमको थोड़ा सा बता देते हैं इसको जनरलाइज करने के लिए, ठीक। सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, ठीक। तो समझो इस बात को, मैं जो बोलना चाह रहा हूं। तो कोई अगर तुम्हारे पास कलेक्शन ऑफ पॉइंट मासेस है, तो तुम्हारे पास अगर कहीं कलेक्शन ऑफ पॉइंट मासेस है और तुम उसका सेंटर ऑफ मास लोकेट करना चाह रहे हो, तो तुमको क्या करना है, M1 मास अगर पोजीशन वेक्टर R1 पे रखा है, M2 मास अगर पोजीशन वेक्टर R2 पे रखा है, और M3 मास अगर पोजीशन वेक्टर R3 पे रखा है, तो तुम लिख सकते हो सेंटर ऑफ मास इक्वल टू, देखो, तो कभी भी अगर हम ये जानना चाहते हैं, ये मेरे पास एक सिस्टम है, 1 2 3 4 5 कुछ इस टाइप से है, मेरे पास बहुत सारे मासेस हैं। हम इस पूरे मास को एक सिस्टम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, सिस्टम मान लेते हैं। ये मास है M1, ये मास है M2, ये मास है M3, M4, M5, और ये हमारा कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको हम सिस्टम मान रहे हैं। यानी दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 5 पॉइंट मासेस। ये इस टाइप के बहुत सारे मासेस का कलेक्शन है। ये मान लो x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक। हम कह रहे हैं, मान लेते हैं कि इसकी पोजीशन वेक्टर, हम मान लेते हैं कि इसकी पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर है। हम मान लेते हैं कि इसकी पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर है। हम मान लेते हैं कि इसकी पोजीशन वेक्टर R3 वेक्टर है, और इसकी पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं कि ये M4 है, R4 वेक्टर है। इस पूरे कॉम्बिनेशन अगर हम सेंटर मास निकालेंगे तो कहीं आएगा, कहीं पे आएगा, और वो आएगा इस तरह से। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे R सेंटर ऑफ मास, जो बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट इज इक्वल टू M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर प्लस 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 बाय M1 प्लस M2 प्लस प्लस प्लस, यानी लिख सकते हैं इसको शॉर्ट में समेशन ऑफ MI RI वेक्टर बाय समेशन ऑफ MI वेक्टर लिख सकते हैं ना। ये हो गया इसका पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास कहीं इसके यहां होगा, मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पर है, मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास इस पूरे सिस्टम का यहां पर है। सेंटर ऑफ मास हम CM से लिख रहे हैं, कुछ लोग COM भी लिखते हैं। सेंटर ऑफ मास यहां पर है, तो ये जो है ये यहां इसका सेंटर ऑफ मास है, और ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। सही रहो ना, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकाले, M1
R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर प्लस प्लस प्लस। पहली बात। दूसरी बात, हम इसको ये भी कर सकते हैं, हम इस Ri को लिख लें, R1 को, अगर इसकी कोऑर्डिनेट है x1, y1, अगर इसकी कोऑर्डिनेट है x1, y1, तो R1 वेक्टर कितना है, x1 i कैप प्लस y1 j कैप। R1 को क्या लिख सकते हैं, x1 i कैप प्लस y1 j कैप। R2 को क्या लिख सकते हैं, x2 i कैप प्लस y2 j कैप। सिमिलरली इसको क्या लिख देंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, x सेंटर ऑफ मास i कैप प्लस y सेंटर ऑफ मास j कैप। फिर हम दोनों साइड i कैप को i कैप से इक्वेट कर सकते हैं और j कैप को j कैप से। तो उस केस में हमारा क्या आएगा बताओ, इसको क्या लिखोगे, x सेंटर ऑफ मास i कैप, और यहां क्या होगा बताओ, m1 x1 प्लस m2 x2 बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 होगा ना। क्योंकि अगर हम i कैप में लिखेंगे इसको j कैप में, तो x सेंटर ऑफ मास i कैप लेफ्ट साइड में, और इस साइड i कैप का कंपोनेंट क्या होगा, इसमें कंपोनेंट क्या होगा i कैप का, m1 x1 i कैप, इसमें होगा m2 x2 i कैप, इसमें होगा m3 x3 i कैप। तो i कैप को i कैप से इक्वेट करो, ये आएगा। सिमिलरली तो y सेंटर मार्क के पास भी निकाल सकते हो, सिमिलरली y सेंटर ऑफ मास भी निकल जाएगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास भी निकल जाएगा। कितना, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस 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 बाय m1 प्लस m2 प्लस m1। सही है, ठीक है। अब याद रखना, हमने अभी सेंटर ऑफ मास की बात की है। अगर हम इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो क्या होगा, और हम इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं जो बताना चाह रहा हूं, तीसरा, मैंने इसका सेंटर मास निकाल लिया, यहां पर है, इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहां पर है, इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहां पर है। इसका मतलब मैं चाहूं इस पूरे सिस्टम को, इसके टोटल मास कितना है, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस 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 टोटल मास, उसको पॉइंट मास मान के यहां डाल सकता हूं। I can assume this entire mass, total mass, as a point mass, and if I want to place it, I have to place it at this location. This is the location where this entire body system can be assumed to be concentrated as a point mass. ठीक है। अब ये बताओ, हम अगर इस इक्वेशन को, ये जो हमारा r सेंटर मास का इक्वेशन था, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और फिर अरेंज कर दें, तो कितना आएगा बताओ, m1 प्लस m2 प्लस 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 इंटू आर सेंटर ऑफ मास होगा ना, m1 प्लस m2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस प्लस प्लस। यहां से तुम देखोगे आएगा m1 इंटू r1 माइनस आर सेंटर ऑफ मास प्लस m2 इंटू r2 माइनस आर सेंटर ऑफ मास प्लस m3 इंटू R3 माइनस आर सेंटर ऑफ मास, लाइक दैट। इसका समेशन कितना आएगा, 0 आएगा ना। इसका मतलब क्या हुआ, अगर तुम, ये क्या है, ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 1 विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ये जो है, देखो, ये जो है, ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ R1 माइनस RCM का मतलब है, समझो, R1 माइनस RCM का मतलब है, R1 माइनस RCM का मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 1 विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। अगर सेंटर ऑफ मास से तुम इन सारे पार्टिकल को ज्वाइन कर दो, और तुम्हें सेंटर ऑफ मास से अगर तुम इन सारे पार्टिकल्स को ज्वाइन कर दो, ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल 1 विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल 2 विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल 3 विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। और तब अगर तुम इसको मल्टीप्लाई कर दो, m1 इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल 1 विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, m2 इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल 2 विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, m3 इंटू पार्टिकल पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, सबका सम कर दो, 0 आएगा। ठीक है, तो याद रखना, समेशन ऑफ mi इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ ith पार्टिकल
विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, इसका समेशन 0 आता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को यूज कराऊंगा, मैं इस बार यूज नहीं करा पाया एक्सेल बैच में क्योंकि किसी को ये नहीं पता था। मैंने 3-4 बहुत हाई लेवल के, बहुत कॉन्सेप्चुअली बहुत गुड क्वेश्चन छोड़ दिए क्योंकि इसको समझाना अभी मेरे लिए मुश्किल था। ठीक है, तो याद रखना, अगर तुम पोजीशन वेक्टर उस सेंटर ऑफ मास के अबाउट लोगे तो उसके चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होगा कि सारे वेक्टर m1 r1 प्लस m2 r2 सब कैंसिल होकर 0 हो जाता है। ठीक है, यहां तुमने देखा ये सेंटर ऑफ मास है क्योंकि यहां मास था, ये सेंटर ऑफ मास है क्योंकि यहां मास था। ठीक है, ये सेंटर ऑफ वेट होगा अगर यहां वेट होगा, ये सेंटर ऑफ बॉयंसी होगा अगर यहां बॉयंसी होगा, ये सेंटर ऑफ चार्ज होगा अगर यहां चार्ज होगा। समझो इसका मतलब, अगर यहां मास की जगह हम जानना चाहते हैं सेंटर ऑफ वेट, क्या जानना चाहते हैं? सेंटर ऑफ वेट, सेंटर ऑफ वेट, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसको क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ वेट को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये होता है समेशन ऑफ MIGI। ये क्या है? व्हाट इज MIGI? वेट ऑफ ith पार्टिकल, मास इंटू ग्रेविटी। mg क्या होता है? वेट ऑफ दैट पार्टिकल ना, इसको बोलेंगे r वेट। क्या बोलेंगे इसको? RW या r ग्रेविटी। वेट ऑफ ith पार्टिकल इंटू RI, इसका समेशन बाय समेशन ऑफ MIGI। समझ रहे हो इसका मतलब? यहां हमने क्या लिया था? सेंटर ऑफ मास लिया था, तो वेटेज, हर पार्टिकल का वेटेज कौन डिटरमाइन करेगा? मास डिटरमाइन करेगा। यहां हम सेंटर ऑफ वेट ले रहे हैं, तो हर पार्टिकल का वेटेज कौन डिटरमाइन करेगा? उसका वेट डिटरमाइन करेगा। तो ये अगर यहां हर जगह G सेम है, अगर G हर जगह सेम है, यहां अगर हर जगह पे G की वैल्यू सेम है, यूनिफॉर्म ग्रेविटी है, यहां जो G की वैल्यू है वही यहां, अगर ये सेम है तो क्या होगा? G बाहर निकल जाएगा। इफ G इज सेम, समझो, इफ G इज सेम एवरीवेयर, अगर हर पॉइंट पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है तो G बाहर निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना हो जाएगा? सो बताओ, समेशन ऑफ G बाहर निकाल दो, कॉमन चला जाएगा इसमें, M1G, M2G, M3G, G कॉमन चला जाएगा, समेशन ऑफ MIRI होगा ना, और यहां पे भी G निकल जाएगा बाहर, समेशन ऑफ MI होगा। तो क्या ये इक्वल हो जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास के? ये हो जाएगा सेंटर ऑफ मास के। तो याद रखना, अगर G यूनिफॉर्म है तो सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड कर। जैसे ये रॉड है, या फिर चलो ये रॉड है, इस रॉड की सेंटर ऑफ मास इसके मिड पॉइंट पे आएगी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिड पॉइंट पे आएगी। क्यों? क्योंकि यहां जितनी G है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर यहाँ 9.8 है तो यहां से यहां तक बदल नहीं रहा है, 9.8 ही है। लेकिन अगर इस रॉड की हाइट और इस रॉड की हाइट रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाए तो सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाता है। बताऊंगा कैसे होता है। ठीक, ये समझ लो, अगर G की वैल्यू यूनिफॉर्म है, हर जगह सेम है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड करता है। हम जब इसको बैलेंस करते हैं इस तरह से, हम क्या निकाल रहे हैं? बेसिकली हम बता रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां है। हम क्या बता रहे हैं कि इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम निकाल क्या रहे हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और बोलते हैं ये सेंटर ऑफ मास है। यहां सही है, हो जाता है, क्योंकि लोकल केस में जहां पे G की वैल्यू यूनिफॉर्म है वहां सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड करती है। हमेशा नहीं करेगी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ वेट होता है, सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ मास होता है। मास और वेट में फर्क है कि नहीं? मास और वेट में फर्क है। मास इक्वल होने का मतलब वेट इक्वल नहीं है, याद रखना। मास इक्वल होने का मतलब वेट इक्वल नहीं है, मानते हो?
और वेट इक्वल होने का मतलब मास भी इक्वल नहीं है। मानते हो? हाँ हाँ, मतलब अगर स्मॉलर मास को ज्यादा ग्रेविटी के पास रख दो और ग्रेटर मास को कम ग्रेविटी के पास रख दो तो वेट सेम पॉसिबल है, बट मास सेम पॉसिबल नहीं है। हो सकता है ना, देखते हैं कैसे। तो हम इसको एक बार फिर से बताते हैं। देखो, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। तो समझो इस बात को, अगर मेरे पास कोई सेंटर ऑफ मास का कोई बॉडी है और हमको किसी वो चीज का सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो हम क्या करते हैं, तो पहले सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा फर्क बता देते हैं, चलो उसके पहले हम कुछ और निकाल लेते हैं, उसके बाद हम तुमको बता देंगे कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या फर्क होता है, और उसको हम जनरली हम साथ लेके चलते हैं। हम सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी को साथ लेके चलते हैं, क्योंकि हमारे डे टू डे लाइफ में सब दोनों कोइंसाइड ही करता है, क्योंकि हर जगह हर मास पे जी की वैल्यू यूनिफॉर्म होती है। हमारा इतना बड़ा साइज का कोई चीज़ नहीं होता है वो रेडियस ऑफ अर्थ से कंपेरिजन बहुत बड़ा हो जाए। तो हमारे डे टू डे लाइफ में हर चीज़ का सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड करता है, बट प्रिसाइसली नहीं करता है। ठीक है, चलो अब समझो कुछ चीज़ें इसके बारे में खास है। शायद हमारा थर्ड पॉइंट होगा, शायद ये हमारा थर्ड पॉइंट हो, देख लेते हैं। देखो, कुछ चीजें ये खास हैं कि सेंटर ऑफ मास जो होती है हमेशा ज्यादा मास के तरफ होती है। ठीक, सेंटर ऑफ मास इज क्लोजर टू हेवियर मास, सेंटर ऑफ मास इज क्लोजर टू हेवियर मास। दूसरा, सेंटर ऑफ मास जो होता है वो जरूरी नहीं कोई फिजिकल पॉइंट हो। सेंटर ऑफ मास जो है कोई जरूरी वहां की कोई पार्टिकल हो सकता है, वो बॉडी के वहां कोई पार्टिकल ना भी हो। समझ लो, सेंटर ऑफ मास में लाई एट ए पॉइंट वेयर देयर इज नो मास, देयर इज नो एक्चुअल मास। हम देखेंगे इसको, जैसे मान लो मेरे पास एक हाफ रिंग है, हम देखेंगे अभी, ये हमारे पास एक हाफ रिंग है। हाफ रिंग का मतलब है कि यहां से यहां तक ये रिंग का आधा पार्ट है, मास इस आर्क पे है, बट इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां होता है। इसका यहां पे मास नहीं है, यहां वैक्यूम है, बट सेंटर ऑफ मास यहां होता है। तो हो सकता है सेंटर ऑफ मास बॉडी के बाहर लाई कर जाए, ऐसा हो सकता है कि सेंटर ऑफ मास बॉडी के बाहर लाई कर जाए। ठीक है, ऐसा हो सकता है। हाँ, क्या चीज? हाँ, तब भी कह सकते हो, हालांकि कम से कम उस कंटूर में तो है, उस बाउंड्री में तो है बिल्कुल। अगर पूरी रिंग लोगे तो भी मास तो इस पूरे पेरिफेरी पे है, बट सेंटर मास यहां लाई करता है। तो जरूरी नहीं है कि वहां पे कुछ एक्चुअली में मास है, जरूरी नहीं, हो सकता है वहां कुछ नहीं है, वो एक इमेजिनरी पॉइंट है, बट वहां तुम उसको प्लेस कर सकते हो। ठीक है, तीसरा, position of center of mass within the body is fixed. Position of center of mass within the body is fixed, but coordinate of center of mass is frame dependent. इसका मतलब क्या है समझो। चौथा, पांचवा, पोजीशन और लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विद इन द बॉडी is fixed, but coordinates of center of mass of the body is axis dependent. जैसे ये एक रॉड है, मान लो ये यूनिफॉर्म रॉड है, इस रॉड का सेंटर इसके यहां पर है, सेंटर पे इसका सेंटर ऑफ मास है, इस रॉड के सेंटर पे इसका सेंटर ऑफ मास है। तो रॉड कहीं भी जाएगा, ये रॉड कहीं भी जाएगा, तो इस रॉड के विदिन अगर तुम बैठ के देखोगे तो इसके सेंटर पे तुमको इसका सेंटर ऑफ मास दिखेगा ना। लेकिन इस रॉड की के सेंटर की कोऑर्डिनेट कितनी है, ये फ्रेम डिपेंडेंट है।
अगर हम इसको एक्स एक्सिस मान लें, इसका मास है m, लेंथ है, और इसका ये मिड पॉइंट है, इसको एक्स एक्सिस मान लें और इसको ओरिजिन मान लें और इसको अगर हम एक्स एक्सिस मान लें, तो इसका सेंटर मास का कोऑर्डिनेट कितना है? L/2 है ना। इसको x इक्वल टू 0 मान लें, ये हो जाएगा x इक्वल टू L। ये इसको हम मान रहे हैं x इक्वल टू 0, ओरिजिन यहां मान रहे हैं और x एक्सिस को मान रहे हैं, तो सेंटर मास का कोऑर्डिनेट हो जाएगा प्लस L/2, होगा ना। यस सर। लेकिन अगर हम इसके मिड पॉइंट को ओरिजिन मान लें, एक्सिस चेंज कर दें, हम इसके मिड पॉइंट को ओरिजिन मान लें, या अगर हम इसको ओरिजिन मान लें, किसको, और इसको हम ओरिजिन मान लें और इसको प्लस एक्स एक्सिस मान लें, तो इसी सेंटर मास का कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस L/2। यस सर। तो कोऑर्डिनेट कितना है ये बताने के लिए तुमको कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए, उसको बदल दोगे तो चेंज हो जाएगा, लेकिन उस बॉडी के विदिन उसका लोकेशन फिक्स होता है। क्योंकि जब तुम, अगर हम यहां पे ना मानते, यहां मान लेते, और हम एक्स एक्सिस यहां से स्टार्ट करते r डिस्टेंस पे, तो r प्लस L/2 होता। तो कोऑर्डिनेट को चेंज करने से कोऑर्डिनेट बदल जाएगा, एक्सिस को दूसरे जगह ले जाने से कोऑर्डिनेट बदल जाएगा, बट विद इन द बॉडी उसका लोकेशन वही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट क्या है? अगर तुम्हारा एक कलेक्शन ऑफ पार्टिकल है, m1 मास है, m2 मास है, m3 मास है, m4 मास है, x1 y1 z1 कोऑर्डिनेट था, x2 y2 z2 कोऑर्डिनेट था, x3 y3 z3 कोऑर्डिनेट था। जब तुम उसका मीन वैल्यू निकालोगे m1 x1 प्लस m2 x2 बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, तो वो हमेशा उसकी रेंज में लाई करेगा। याद रखना, जब तुम लिखते हो x सेंटर ऑफ मास को, क्या लिखते हो? m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, फिफ्थ पॉइंट या सिक्स जो भी है। तो ये जो x सेंटर मास तुम्हारा आएगा, ये इस पूरे x1 x2 में जो मिनिमम है और जो मैक्सिमम उसके बीच में लाई करेगा। ये x के मिनिमम से लेकर के ये x के मैक्सिमम के बीच में लाई करेगा। तुम्हारी अगर मिनिमम x कोऑर्डिनेट थी 2 और मिनिमम x कोऑर्डिनेट थी 2 और मैक्सिमम x जो है कोऑर्डिनेट थी 10, और मिनिमम x कोऑर्डिनेट x1 x2 x3 में मिनिमम है 2 और मैक्सिमम है 10, तो इसकी वैल्यू 2 से 10 के बीच में ही रहेगी, 2 से 10 के बीच में ही रहेगी, उसको पार नहीं कर सकती है। उसी तरह से y, सिमिलरली फॉर y, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मेरे पास एक पार्टिकल यहां था, एक यहां था, एक यहां था, एक यहां था। मेरे पास 4 या 3 पार्टिकल है, मान लो 4 है या 3 पार्टिकल है। एक पार्टिकल यहां है m1, एक है m2, एक है m3। मैंने क्या किया, इनको ज्वाइन करके आपस में एक पॉलीगन, एक बाउंड्री बना दिया। एक मैंने इसमें एक आउटर बाउंड्री बना दिया, एक आउटर पॉलीगन बना दिया, सबसे बाहर बाहर ज्वाइन करके आउटर पॉलीगन बना दिया। ये है आउटर मोस्ट पॉलीगन, आउटर मोस्ट पॉलीगन। सेंटर मास इसके अंदर ही लाई करेगा, इसको इसके बाहर नहीं जा सकता है। सेंटर मास यहां नहीं हो सकता है, सेंटर मास यहां नहीं हो सकता है, सेंटर मास यहां नहीं हो सकता है, सेंटर मास इसके अंदर ही लाई करेगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, तुम जो इंफॉर्मेशन बिना कैलकुलेशन के दे सकते हो, ये अगर रिंग है, ये अगर हाफ रिंग है, तो इसकी सेंटर ऑफ मास यहां लाई नहीं कर सकती है, क्योंकि इसको इस बाउंड्री के अंदर ही, ये सारे मासेस को ज्वाइन करते जाओ, इसको यहां ले आओ, ये इसके अंदर ही लाई करेगा। सिमिलरली अगर ये एक आर्क है, क्या है? एक आर्क है, समझो
ये एक सर्किल का एक टुकड़ा है, मास सिर्फ यहां से यहां तक है, मास सिर्फ यहां से यहां तक है। तो ये तो मास की बाउंड्री हो गई, एक मास दो मास ज्वाइन करते जाओ और अंत में इन दोनों को ज्वाइन कर दो। तो सेंटर ऑफ मास इसकी कहीं यहां लाई करेगी, यहां कहीं सेंटर ऑफ मास लाई करेगी, यहां नहीं लाई कर सकती है, क्योंकि इसका जो y कोऑर्डिनेट है, इसकी जो हाइट है यहां से शुरू हुई है, समझो इसका y कोऑर्डिनेट यहां से शुरू हुआ है, ये है y मिनिमम, है ना। इसकी जो हाइट है सेंटर से किसी पॉइंट से, ये मिनिमम हाइट है और ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, इसके बीच में लाई करेगी कहीं, ये कहीं भी लाई नहीं कर सकता है। तो कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, कुछ चीजें बिना कैलकुलेशन के भी पता होती हैं, कुछ कैलकुलेशन के बिना कैलकुलेशन की पता होती है। ठीक है, ठीक है। अब देखो, कोई डाउट यहां? फिफ्थ पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट, हम अगर टू पार्टिकल सिस्टम की बात करें, किसकी बात करें? हम अगर टू पार्टिकल सिस्टम की बात करें, हमारे पास दो पार्टिकल हैं और हम उन दोनों का सेंटर मास निकालना चाहते हैं। वी वांट टू फाइंड द सेंटर मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। तो देखो ये बहुत कॉमन है, कई बार मिलेंगे हमको, इसीलिए हम टू पार्टिकल सिस्टम का सेंटर मास याद रखेंगे। ठीक है, सो हम कह रहे हैं सातवां, जो भी है, छठा सातवां जो भी है, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए टू पार्टिकल सिस्टम लाइक ए डंबल, यहां एक पार्टिकल है और यहां एक दूसरा पार्टिकल है, इसका मास है m1, इसका मास है m2। ये दो पार्टिकल m1 और m2, दोनों बीच का डिस्टेंस है d, दोनों बीच का डिस्टेंस है d और हमको इसका सेंटर मास निकालना है। दोनों के बीच का सेपरेशन है d और हमको इन दोनों का सेंटर मास निकालना है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको मान लेते हैं ओरिजिन, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा d। हम इसको मान लेते हैं ओरिजिन o और इसको मान लेते हैं x एक्सिस। ठीक है, हम इसको मान लेते हैं ओरिजिन, इसको मान लेते हैं x एक्सिस। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव x एक्सिस। तो बताओ इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो गया 0, इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो गया d। तो हमारा जो सेंटर मास का कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आएगा, देखो हमारा आएगा x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, लोकेशन ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 बाय m1 प्लस m2, दैट इज इक्वल टू m2 d by m1 प्लस m2, m2 by m1 प्लस m2 इंटू डी। तो तुम्हारा सेंटर मास यहां कहीं होगा, देखो तुम्हारा सेंटर मास यहां कहीं होगा, यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है, मान लो यहां से इसकी डिस्टेंस है d1 और यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है d2। तो तुम क्या देख रहे हो, x कोऑर्डिनेट यही है ना सेंटर मास, ये सेंटर मास, ये इसका x कोऑर्डिनेट है। तो क्या d1 इक्वल टू x सेंटर मास है? देखो x कोऑर्डिनेट ही डिस्टेंस है ओरिजिन से, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना है, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना है, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस है xcm या d, इसको लिख सकते हैं d1। तो d1 की वैल्यू क्या है बताओ, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम m1, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम मास 1, m2 by m1 प्लस m2 इंटू d। सिमिलरली अगर हम जानना चाहते हैं d2, तो d2 कैसे निकालेंगे, इस पूरे d में से d1 को माइनस कर देते हैं, इस पूरे d में से d1 को माइनस कर देते हैं। तो d में से अगर हम d1 को माइनस करेंगे m2 d by m1 प्लस m2 तो कितना आएगा, दैट इज वी आर गोइंग टू गेट m1 इंटू d, m1 by m1 प्लस m2 इंटू d, यह है d2। तो जरा देखो, तो अगर हम
m1 d1 करेंगे कितना आएगा, और m1 d1 करेंगे इसको m1 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां हो जाएगा m1 m2 बाय m1 प्लस m2। और अगर हम m2 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, ये कितना हो जाएगा m2, तो यहां से तुमको क्या मिलेगा देखो, तो समझो d1 डिपेंड कर रहा है m2 पे, d1 डिपेंड कर रहा है m2 पे, और d2 डिपेंड कर रहा है m1 पे। इनवर्स रेशियो में होता है। तुम यहां देख सकते हो m1 d1 इज इक्वल टू आएगा m2 d2। वेयर d1 प्लस d2 इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस d होगा ना। तो बेसिकली हो क्या रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुम लोग पढ़े होगे सेक्शन फॉर्मूला, पढ़े हो? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फॉर्मूला पढ़े हो? Yes, sir. हो क्या रहा है, ये मास है m1, ये मास है m2, और ये कहीं इसका सेंटर ऑफ मास है। ये सेंटर ऑफ मास लाइन ज्वाइनिंग m1 और m2 को दो रेशियो में डिवाइड करता है। अगर ये रेशियो अगर ये डिस्टेंस d1 है और ये डिस्टेंस d2 है, अगर m1 से सेंटर मास की डिस्टेंस है d1 और m2 से इसकी डिस्टेंस है d2, तो हम कहते हैं d1 बाई d2 इज इक्वल टू m2 बाई m1। मतलब क्या है, center of mass divides the line joining the two masses in the inverse ratio of their masses. This by this is equal to m2 by m1. So हम कह सकते हैं center of mass divides the line joining the two masses in their inverse ratios। बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए दिस बाय दिस इज इक्वल टू m2 बाय m1। तो समझो, जिसका मास ज्यादा होगा वहां से डिस्टेंस कम होगा, और जिसका मास कम होगा वहां से डिस्टेंस ज्यादा होगा। समझ रहे हो? Yes, sir. अब ये बताओ, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां दो मासेस में एक मास इतनी बड़ी होती है कि उसके सामने दूसरा मास का कोई भी हैसियत नहीं होता है। उस केस में सेंटर मास कहां लाई कर जाएगा? समझो, अगर हम ये जानना चाहते हैं, इफ one of the masses is very very large as compared to other mass, अगर समझो, तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं, फिर इसको पहले लिख देते हैं। ये मास है m1, ये मास है m2। हम इस मास को फिक्स रखें, इस मास को हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये सेंटर मास को खींचता जाएगा। देखो तो सेंटर मास कहीं यहां लाई कर रहा है। मान लो ये मास m है, ये 2m है, तो मास यहां है, इसको करते 3m और नजदीक आएगा, 4m और नजदीक आएगा, 5m। इसको फिक्स रखे हैं, इसको बढ़ाते जा रहे हैं, 100m और नजदीक आएगा, 1000m, 1,00,000m, 1 करोड़ m। खींचते जब ये मास टेंडिंग टू इंफिनिटी हो जाएगा, तो सेंटर मास इसी पे लाई कर जाएगा। बोल सकते हैं ना? Yes, sir. इफ m1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m2, इसका टेक्निकल भाषा में कहें, लिमिट m1 टेंड्स टू इंफिनिटी। अब लिमिट तुम नहीं पढ़े होगे, लिमिट m1 टेंड्स टू इंफिनिटी। m1 इतना बड़ा है m2 से, देन d1 इज इक्वल टू 0। When this tends to infinity, m1 d1 is equal to m2 d2. When this tends to infinity, this tends to 0. Therefore, d2 tends to d. इस केस में center of mass practically I can say practically lies
ओवर m1। सेंटर ऑफ मास m1 के ऊपर लाई करा जाता है। एग्जाम्पल क्या है? इसे पढ़ोगे बाद में। एक न्यूक्लियस के अबाउट एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। हम ये मानते हैं कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का जो सेंटर ऑफ मास है वो न्यूक्लियस पे लाई कर रहा है। ये न्यूक्लियस है और ये एक इलेक्ट्रॉन है। एक ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों का जो लाइन ज्वाइनिंग है, इसका सेंटर ऑफ मास हम मानते हैं लगभग सेंटर ऑफ मास, बिकॉज मास ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या ये सही है? क्या ये एजम्पशन सही है? नहीं सही है। अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m होता है तो मास ऑफ प्रोटॉन लगभग 1840 m होता है। एक प्रोटॉन का मास 1840 टाइम्स ऑफ होता है। अगर इसमें दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन है, या एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन भी है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में क्या होता है, यहां पे एक प्रोटॉन है तो भी बहुत बड़ा है, और अगर 2-4 प्रोटॉन न्यूट्रॉन है तो और ज्यादा बड़ा है ना। Yes, sir. तो हम सेंटर मास को यहां लेके तब डेरिवेशन करते हैं। जब सेंटर मास यहां नहीं होता है तब डेरिवेशन डिफरेंट होता है। याद रखना, मास ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब आंसर अलग आता है। और कंपेरेबल मास होता है तब अलग आता है। सिमिलरली ग्रेविटेशन में अगर हमने एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया है, क्या किया है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया है। वी हैव लॉन्च्ड एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, कोई सैटेलाइट है। ये अगर अर्थ है, समझो, ये अगर अर्थ है और इस अर्थ के चारों तरफ एक सैटेलाइट घूम रहा है, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट का मास कितना होगा? 100 kg, 200 kg, 1000 kg, 10,000 kg। बहुत हो गया। एक रॉकेट से आप जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजेंगे कितना केजी का भेजेंगे? 1000 kg मैक्सिमम, 10,000 kg, उससे ज्यादा कहां भेजेंगे? तो ये बताओ, इसके मास के कंपैरिजन में मास ऑफ अर्थ इनफाइनाइट है। समझ रहे हो ना? Yes, sir. तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास अर्थ का सेंटर ही हो जाता है। अर्थ का सेंटर ही हो जाता है। हम इसको देखेंगे, इसको हम यूज करेंगे, ग्रेविटेशन में यूज करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज करेंगे, मॉडर्न फिजिक्स में यूज करेंगे। ठीक है। जब नहीं होता है तब क्या होता है, जब होता है तब क्या होता है। ठीक है। तो याद रखना, अगर दो मास से एक मास बहुत 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 ज्यादा है, उसके तो पता है जो मास ज्यादा होगा सेंटर मास के नजदीक आएगा। जब इनफाइनाइट हो जाएगा तो लगभग वहीं पड़ जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस में धरती नहीं चलती है, बट ये सैटेलाइट को घुमाते रहती है। हालांकि सैटेलाइट को भी धरती को घुमाना चाहिए, बट इसका मास इतना ज्यादा है ये लगभग नहीं घूमता है। इसको देखेंगे। ठीक है, चलो। तो ये होता है तुम्हारा इस तरह से। अब बिफोर वी गो फॉर कैलकुलेशन एंड मैथमेटिक्स इन सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन, पहले हम लॉजिक की बात करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट लॉजिक। आई वुड टेक 2 classes टू कंप्लीट सेंटर ऑफ मास. I would take 2 classes to complete motion of center of mass and conservation of momentum. I would take 2 classes या 3 classes for collision, 1 class for variable mass system, and 1 class I am going to take for impulse momentum theorem. ठीक, मैंने तुम्हारे वर्कबुक के सारे क्वेश्चंस क्लासिफाई कर दिए हैं। जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे तुमको क्वेश्चन देते जाएंगे। ठीक है, चलो देखो। अगर तुम्हारे पास कभी कोई कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई भी मास डिस्ट्रीब्यूशन, तुमसे उसका सेंटर मास पूछा गया है, तुम्हारे पास कोई जो है सिस्टम है और तुमको उसका सेंटर मास पूछा गया है, पूछा गया बताओ उसका सेंटर मास कहाँ लाई करता है। तो अगर तुमको सेंटर मास कभी निकालना है किसी भी चीज का, तो हम मैथमेटिक्स को कम से कम यूज करना चाहते हैं।
हम मैथमेटिक्स को कम से कम यूज करना चाहते हैं, लॉजिक को ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं, वी डू नॉट वांट टू यूज मैथमेटिक्स टिल वी हैव नो ऑप्शन लेफ्ट। ठीक, हम लॉजिकली उसका सेंटर मास निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे ऐसे केसेस में क्या करते हैं कि हम कहते हैं अगर कोई ऐसा लाइन है जिसके अबाउट मास का डिस्ट्रीब्यूशन मिरर इमेज है, अगर कोई ऐसा लाइन ऑफ सिमेट्री है जिसके अबाउट दाएं और बाएं दोनों साइड मास डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, तो सेंटर मास उस पर लाई करेगा। एनी लाइन विच इज सिमेट्री ऑफ अबाउट विच द मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द टू साइड इज सिमेट्रिकल, द सेंटर मास लाइज ऑन दैट। अगर ऐसे दो लाइन मिल जाए तो सेंटर मास इस पे भी लाई कर रहा है और सेंटर मास इस पे भी लाई कर रहा है, तो दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा सेंटर ऑफ मास विदाउट कैलकुलेशन। देखो जो भी 8th है या 9th पॉइंट जो भी है, हाँ बता। 3D में दिया हुआ है तो फिर 3 है सिमेट्रिक के। हाँ हाँ 3, अगर 3D में दिया हुआ है तो 3 सिमेट्री के प्लेन जोड़ने पड़ेंगे ना। क्यों आ रहे हैं उस पे, देखो देखो इफ एनी लाइन exists about which mass distribution is symmetrical, then center of mass lies on that. If two such lines are there, then center of mass lies on both, and both line में एक ही पॉइंट कॉमन है, then center of mass is their point of intersection. इधर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जैसे एक इलिप्स है, और इसमें यूनिफॉर्मली, एक बात और बता दें, इसमें यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है। मास का डिस्ट्रीब्यूशन 4 मास पर यूनिट एरिया सिमिलर है, मास पर यूनिट एरिया सेम है। ठीक है, तो क्या करोगे, इस पे लाई करेगा। देखो इस लाइन के अबाउट एकदम सिमेट्रिकल है, ऊपर को नीचे फोल्ड कर दो, ये 1 to 1 ओवरलैप करेगा ना, इस पे भी लाई करेगा, तो सेंटर मास यहां होगा ना। इस पे भी लाई करेगा, लाइन ऑफ सिमेट्री, ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है, यहां करेगा। अब जरा देखो, मान लो इस तरह से कि ये ट्रायंगल है, इस तरह से पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं, यूनिफॉर्म इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, इस पे लाई करेगा, लाइन ऑफ सिमेट्री है। देखो जैसा इधर वैसा इधर, हर लेफ्ट का एक काउंटर पार्ट राइट में भी है, यहां लाई करेगा, इस पे भी लाई करेगा, ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है, इनफैक्ट थर्ड भी लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, तो सेंटर मास यहां लाई करेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सेंट्रॉइड कहो, इन सेंटर कहो, सरकम सेंटर कहो, सब सेम ही होता है। ठीक है, अच्छा अब देखो उसी तरह से तुम इसमें निकाल सकते हो, इन सब में कर सकते हो। जैसे मान लो एक रॉड, हम 3 रॉड को इस तरह मिला रहे हैं और क्या बना दिए, एच बना दिए। हम 3 रॉड को इस तरह से मिला दिए, सिमिलर रॉड को, और एच बना दिए, एच शेप बना दिए। ठीक है, हम क्या किए हैं, एक रॉड यहाँ लिए हैं, ऐसा ही एक रॉड यहाँ लिए हैं, और एक थर्ड रॉड को ऐसे कनेक्ट किए, एच बन गया। इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री है? बिल्कुल ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसके बाद मिरर इमेज है। क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री है?
ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है, दोनों पे लाई कर रहा है, ये हो जाएगा सेंटर ऑफ मास, ये हो जाएगा सेंटर ऑफ मास। अब जरा देखो, मान लो तुम ये बोल रहे हो कि स्फेयर है, मान लेते हैं एक सॉलिड स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर है, तो ये बताओ क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री है? क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री? एक डायमीटर है, ये एक डायमीटर है, क्या इस डायमीटर के अबाउट हर डायरेक्शन में मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है? इस पे लाई करेगा, इस डायमीटर पे लाई करेगा, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा। ठीक है, ये एक सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, हॉलो या सॉलिड कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता है, हॉलो या सॉलिड कुछ भी हो, ये एक सिलेंडर है, चलो इसको सॉलिड ले लेते हैं, सॉलिड सिलेंडर, इसकी लेंथ है L, रेडियस है R, एक सॉलिड सिलेंडर है। क्या इसका ये लाइन ऑफ सिमेट्री है? इसके अबाउट क्या हर डायरेक्शन में मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा है? बिल्कुल है ना? यस सर। इसका एक ये ले लो, बाइसेक्टर ले लो, मिडिल पॉइंट जैसे पास, क्या इसके अबाउट लाइन ऑफ सिमेट्री है? यस सर। तो सेंटर मास यहाँ होगा। सो डू नॉट कैलकुलेट, वी डू नॉट कैलकुलेट, हम ऐसे केसेस में कैलकुलेशन से बच जाते हैं। इन दीज केसेस वी अवॉइड कैलकुलेशन। अब सोचो कई बार ऐसा केस होता है जहां पे कि हम ये तो नहीं बता, दो एक्सिस तो नहीं मिलता है, बट एक एक्सिस मिल जाता है, एक एक्सिस मिल जाता है। वैसे केसेस में एटलीस्ट हम इस चीज से तो बच जाते हैं। किस चीज से हम बच जाते हैं? एक कोऑर्डिनेट निकालने के कैलकुलेशन से बच जाता हूँ। एक्स भी निकालना, वाई भी निकालना है। अगर एक्स पता चल गया तो चलो कम से कम वाई ही तो निकालना है। वो कौन सा केस होगा ये देखो, वो कौन सा केस होगा ये देखो। सो हम क्या कर रहे हैं, हम वो केसेस ले रहे हैं जहां हम सेंटर ऑफ मास तो नहीं निकाल सकते हैं, बट हम एक चीज तो बता सकते हैं कि एक लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाता है। दो लाइन ऑफ सिमेट्री भले ना मिले, बट एक लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाता है। वो कहां पे होता है देखो, वो कहां पे होता है देखो। तो हमको एक लाइन ऑफ सिमेट्री कहां कहां मिलता है? हमको एक लाइन ऑफ सिमेट्री कहां कहां मिलता है? ये एक मेरे पास ये दोनों लेंथ इक्वल है, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगुलर प्लेट है, ये दोनों लेंथ इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। ये दोनों लेंथ मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री है? क्या ये एंगल बाइसेक्टर है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है ना? यस सर। तो इस पे सेंटर ऑफ मास कहीं लाई करेगा। कहाँ लाई करेगा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो हम बताएंगे अभी जब कैलकुलेशन पे जाएंगे। बट इस पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ मास लाई समवेयर हियर। यहाँ कहीं सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। अब सिर्फ को हाइट निकालना है, ये नहीं निकालना है दाएं बाएं। एक्स कोऑर्डिनेट निकल गए, इसको अगर ओरिजिन मान लो, इसको अगर एक्स एक्सिस मान लो, तो एक्स कोऑर्डिनेट पता है 0, वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी हो जाएगी? 0 निकालना है। सिमिलरली मान लो एक हाफ डिस्क है, या हाफ रिंग है, हाफ रिंग है। तो ये जो है इसका परपेंडिकुलर यहां पे, ये पता है, ये जो हाफ रिंग है तो सेंटर ऑफ मास यहां कहीं लाई करेगा। एक तो इस लाइन पे लाई करेगा, ये पता चल गया क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री है। दूसरा इसके बाहर, इसके नीचे लाइन के, इसके बीच में कहीं लाई करेगा, ये भी पता है। अब बस ये निकालना है कैसे होगा। और ये हाफ डिस्क होता, अगर ये हाफ डिस्क होता तो ही पता है इस पे ही लाई करेगा।
सेंटर मास यहाँ कहीं होगा, ये लाइन ऑफ सिमेट्री, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। सिमिलरली एक क्या करो, एक वायर को ले लो पैराबोला के फॉर्म में, एक वायर ले लो, एक तार ले लो और उस वायर को एक पैराबोलिक फॉर्म में उसको बेंड कर दो इस तरह से, उसको पैराबोलिक फॉर्म में जो है उसको बेंड कर दो इस तरह से और प्लेस कर दो, तो उसका सेंटर मास तुमको पता है कहाँ लाई करेगा। और तुम्हारे पास एक पैराबोला है इस तरह से, ये मान लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये पैराबोलिक वायर है, पैराबोलिक शेप्ड वायर है। तो इसका ये होगा लाइन ऑफ सिमेट्री, इधर इधर मिरर इमेज है, देखो जो इधर वही इधर। तो इसका सेंटर मास इस पे लाई करेगा, ये तो पता है। अब जहां भी लाई करे, अगर यहां से यहां तक के लिए हैं, यहां कहीं लाई करेगा, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है ना, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। वैसे अगर हमको सेंटर ऑफ ये निकालना हो क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास एक्सपेरिमेंटली किसी चीज का कैसे निकालेंगे। अगर हमको एक्सपेरिमेंटली किसी चीज का सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, हम ये जानना चाहते हैं। अगर हमको कभी ऐसा हो हमको किसी चीज का सेंटर ऑफ मास निकालना हो एक्सपेरिमेंटली तो कैसे निकालेंगे। हमको इसका सेंटर मास निकालना है, हमको इस प्लेट का सेंटर मास निकालना है कुछ एक्सपेरिमेंट करके, तो कैसे निकालेंगे, ठीक बताते हैं कैसे निकालेंगे। हाउ टू फाइंड सेंटर मास ऑफ दिस पेपर, क्या करोगे, हाउ टू फाइंड सेंटर मास ऑफ दैट पेपर, इरेगुलर शेप्ड पेपर या कोई कार्डबोर्ड। हाउ टू फाइंड सेंटर मास ऑफ दैट कार्डबोर्ड पेपर। तो हम क्या करते हैं, पहले तो बताते हैं सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में फर्क क्या होता है। मेरे पास एक रॉड है, पहले ये बताओ, मेरे पास एक रॉड है और ये रॉड यूनिफॉर्म नहीं है, दिस रॉड is not uniformly has no is do not have uniform mass distribution। इस रॉड की मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, इस रॉड की मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, बल्कि क्या है कि जब तुम यहां से मूव करते हो इस रॉड पे, ये डिस्टेंस x इक्वल टू 0 है, तो इसकी डेंसिटी दी है लैम्डा इक्वल टू ax प्लस बी, a प्लस बी एक्स। मतलब क्या है, a और b पॉजिटिव कांस्टेंट है। तुम जैसे जैसे लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हो, इसकी मास पर यूनिट लेंथ, इसको बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी, इसको क्या बोलते हैं, लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ वेरी कर रही है। यानी अगर तुम यहां एक मास कट करोगे dx और यहां एक मास कट करोगे dx, तो इस dx का मास ज्यादा होगा इस dx से, समझ रहे हो। इस पॉइंट पे x इक्वल टू 0 पे मास पर यूनिट लेंथ कितना है a, x इक्वल टू 0 पे मास पर यूनिट लेंथ कितना है a, और x इक्वल टू l पे मास पर यूनिट लेंथ कितना है a प्लस bl। यानी मास पर यूनिट लेंथ जो डेंसिटी है वो बढ़ती जा रही है। इसीलिए अगर तुम यहां एक मास कट करोगे dx और यहां एक मास कट करोगे dx, यहां एक मास कट करोगे dx, तो ये मास कितना होगा, इस पॉइंट पे मास पर यूनिट लेंथ a इंटू dx, और इसका मास कितना होगा, इस पॉइंट पे मास पर यूनिट लेंथ कितना है a प्लस bl इंटू dx। तो दोनों मास तो इक्वल नहीं है ना, ये dm और ये dm2, तो dm2 ग्रेटर देन dm1 है ना। कोई डाउट, समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं।
इसकी मास, इसकी लीनियर मास डेंसिटी लेफ्ट राइट बढ़ती जा रही है। ये बताओ इसका सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे लाई करेगा, मिड पॉइंट के लेफ्ट या मिड पॉइंट के राइट? Midpoint के right. बिल्कुल Yes, sir. मिड पॉइंट के राइट, क्योंकि इधर का वेटेज ज्यादा है तो सेंटर ऑफ मास लाइज राइट ऑफ मिड पॉइंट। जिधर मास ज्यादा होता है उधर सेंटर मास शिफ्ट हो जाता है। जब ये यूनिफॉर्म रॉड था तो ये डीएम और ये डीएम दोनों इक्वल था तो सेंटर पे, ये डीएम इक्वल था सेंटर पे, बट अब ये डीएम ज्यादा है तो सेंटर मास इसके राइट में होगा। ऐसे क्वालिटेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, मान लो मेरे पास एक यूनिफॉर्म रॉड है, मेरे पास एक यूनिफॉर्म रॉड है, ये धरती है, ये अर्थ है। मास है m, रेडियस है r। अर्थ की रेडियस होती है 6400 किलोमीटर। कितनी होती है? एवरेज रेडियस होती है 6400 किलोमीटर। यहां मैंने एक पोल खड़ा कर दिया, यहां मैंने एक टावर खड़ा कर दिया, ऐसे करके। एक यूनिफॉर्म रॉड को यहां खड़ा कर दिया, एक यूनिफॉर्म रॉड को इसके ऊपर खड़ा कर दिया। ये बताओ इसका सेंटर मास कहां होगा? सेंटर पे, उसके नीचे या उसके ऊपर? इसका सेंटर मास इसकी हाइट दी हुई है, इसकी भी लेंथ दी हुई है, आर ही दी हुई है। ये रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है, ये रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है। ये एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है। तो ये बताओ इसकी सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होगी, क्यों? यहां एक मास कट करो डीएम और यहां एक मास कट करो डीएम, क्या दोनों मास सेम होगा? बिल्कुल, क्योंकि यूनिफॉर्म रॉड है, होगा ना? Yes, sir. यहां एक मास कट करो डीएम, मास पर यूनिट लेंथ यूनिफॉर्म है, हर पॉइंट पे मास पर यूनिट लेंथ सेम है। यहां मास पर यूनिट लेंथ भी वही है, यहां वही, यहां डीएक्स यहां डीएक्स, दोनों की मास बराबर, तो दोनों की मास बराबर तो उसके मिड पॉइंट पे, दोनों की मास बराबर उसके मिड पॉइंट, दोनों की मास बराबर उसके, तो मिड पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास आएगा। सेंटर ऑफ मास इज एट मिड पॉइंट। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका सेंटर मास के नीचे आएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका सेंटर मास के नीचे आएगा। क्यों आएगा? भले तुम्हारा ये मास डीएम और ये मास डीएम बराबर है, बट ये मास इंटू डीएम इंटू जी और ये मास इंटू डीएम इंटू जी, इसका वेट और इसका वेट, किसका वेट ज्यादा होगा? इसका होगा ज्यादा, होगा ना? Yes, sir. क्योंकि जब हाइट बढ़ता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटता है। तो ये धरती के पास है और अब ये हाइट इतना कम नहीं है, यहां से यहां तक का, यहां से यहां में हम कह दिए चेंज नहीं होगा, अब बहुत बड़ा हाइट है, तो यहां पे वेट ज्यादा है, तो सेंटर ऑफ वेट, अब क्या होगा? सेंटर ऑफ वेट, जिधर वेट ज्यादा है उस साइड होगा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके नीचे होगा। समझ रहे हो? क्योंकि मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, हर जगह इक्वल मास है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, बट वेट का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है। मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है बट वेट नीचे में ज्यादा है, ऊपर में कम है, तो सेंटर ऑफ वेट नीचे हो जाएगा। तो अब क्या होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा नीचे होगा जिधर वेट ज्यादा है, दिस वेट इज मोर, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज लोअर देन सेंटर ऑफ मास। समझ रहे हो? समझ रहे हो? कोई डाउट? कोई डाउट? किसी को डाउट है? Nice. हमको इसका सेंटर मास निकालना है। हम क्या करते हैं, इसको ऐसे हैंग कर देते हैं, ऐसे कर दिए हैंग, ठीक। अब क्या करते हैं, इस पॉइंट से, किस पॉइंट पे हैंग किए हैं? ओ पे। हम इसको किस पॉइंट पे हैंग किए हैं? ओ पे या ए पे। हम इसको ए पॉइंट पे ऐसे हैंग कर देते हैं, ये आ गया इक्विलिब्रियम में,
फैन चल रहा है, एसी इसी तरह हिल रहा है। आगे क्या करो, ए से एक लाइन खींचो जो सीधे नीचे आ रहा हो। क्या करो, अब ए से क्या करो, इस ए से एक लाइन खींचो वर्टिकली डाउन। तो सेंटर मास का यहां लाई कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि mg इस तरह से ऐड किया होगा। समझो, mg जो ऐड किया होगा ना, वेट mg जो ऐड किया होगा एट इक्विलिब्रियम इस तरह से ऐड करता है। जब टॉर्क बताएंगे तो बताएंगे। अगर इक्विलिब्रियम में है तो अगर इसको इस तरह कर दोगे तो घूमेगा, अगर इसको इस तरह कर दोगे तो घूमेगा। ये तभी इक्विलिब्रियम में रहेगा जो mg का लाइन ऑफ एक्शन ए से पास करेगा। एग्रीड? इस लाइन पे कहीं सेंटर ऑफ मास है। एग्रीड? Yes, sir. अब क्या करो, इसको इसके और हैंग कर दो। कोई भी दूसरा एक होल लेके इसको भी हैंग कर दो। अब इसको इस पॉइंट पर हैंग कर दो, इसका नाम दो बी, इसका नाम दो बी। अब इसको इसके अबाउट हैंग कर दो। जब इसको हैंग कर दोगे इस तरह से बी के अबाउट, ये आएगा इक्विलिब्रियम में। अब बी से फिर पास होता हुआ, बी से फिर पास होता हुआ एक दूसरा वर्टिकल लाइन खींचो। बी से डाउनवर्ड एक लाइन खींचो। सेंटर मास इस पे भी कहीं लाई कर रहा होगा, चाहे यहां लाई कर रहा हो, चाहे यहां लाई कर रहा हो, चाहे यहां। तो सेंटर मास इस पे भी दिए हो गया। सेंटर ऑफ मास हो गया ना। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? Yes, sir. सेंटर ऑफ मास इस लाइन पर है, कहीं कहां है नहीं पता, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, बट लाइन ऑफ एक्शन, सेंटर ऑफ मास का लाइन ऑफ एक्शन इसके साथ इससे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस लाइन पर कहीं है। सिमिलरली जब इसको इसके और हैंग करोगे तो सेंटर ऑफ मास का लाइन ऑफ एक्शन यहां कहीं लाई करेगा। तो सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे भी कहीं है, इस पे भी कहीं है, इस पे भी कहीं है। जो दोनों इंटरसेक्ट कर वही सेंटर ऑफ मास होता है। ठीक है? हाँ सर, और ये मतलब चेक कैसे करेंगे कि सर मतलब कोई सेंटर ऑफ मास है? चेक कैसे करेंगे मतलब? सर मतलब प्रैक्टिकली इसको चेक कैसे करेंगे सर, मतलब ऐसे एक्सपेरिमेंट से कि कि वही सेंटर मास, मान लो ये तुमको सेंटर मास मिल गया कि ये सेंटर मास है। अब चेक करना है, इसको ऐसे लो और इसके ऊपर इसको टिका दो ऐसे करके, एक पॉइंट पे इसको ऐसे टिका दो, नहीं गिरेगा ये तो घूम रहा है, ये तो टर्न हो रहा है, ये इसको ऐसे टिका दो, ये टिक जाएगा। पहली बात। दूसरी बात मैं बताऊंगा बॉयंसी में, जिसको डिप कर दोगे ना, पानी में डिप कर दो, पानी में डिप कर दो और इस पॉइंट का देखोगे रोटेशन नहीं होगा। इस पॉइंट पे देखोगे, अगर एक फोर्स लगा दोगे तो रोटेशन ट्रांसलेशन दोनों स्टॉप हो जाता है। सेंटर मास का और भी बहुत सारा खासियत होता है, हम अभी देखेंगे। ठीक है? तो समझो सेंटर मास हमने निकाल दिया। अब हम क्या बोल रहे हैं? हमारा ये कहना है कि अब हम सेंटर मास कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। किसका? कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का। अभी हम क्या करना चाह रहे हैं? सेंटर मास ऑफ कंटिन्यूअस। अभी तक हमने क्या किया था? कलेक्शन ऑफ पॉइंट मासेस लिया था। कलेक्शन ऑफ पॉइंट मासेस लिया था। अब हम क्या ले रहे हैं? कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें कंटिन्यूअस हो, रिंग हो, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, जिसमें इनफाइनाइट मासेस हो। एक रॉड में कितने पॉइंट होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। इसमें काउंटेबल पॉइंट नहीं है, पॉइंट मासेस नहीं है, इसमें इनफाइनाइट डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका सेंटर मास कैसे निकालेंगे? कॉम्प्लेक्स केसेस और हर केसेस में। ठीक है? तो हम क्या करते हैं? देखो, शायद 9th पॉइंट होगा ये, जो भी है। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, इसका तरीका यह है कि तुम क्या करो, उस कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन को तुम क्या करो, तुम इस कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटो। तुम क्या करो, टेक एलिमेंटल मास, क्या बोलते हैं इसको? एलिमेंटल मास, डीएम मास, हैविंग सेंटर एट और सेंटर ऑफ मास एट x, y, z। अगर डीएम मास का सेंटर ऑफ मास, डीएम एक पॉइंट मास, इसको डीएम को क्या मानते हैं? टेकन टू बी एज ए पॉइंट मास। डीएम मास कंसीडर्ड टू बी पॉइंट मास,
ठीक, एक्स कोमा वाई कोमा जेड पे डीएम मास है। ये तो काम करते हैं, इसके पहले एक चीज और बताते हैं। अगर कोई सिस्टम से बना हुआ है, ए सिस्टम मेड अप ऑफ ए कलेक्शन ऑफ सिस्टम्स, उसका सेंटर मास कैसे निकालते हैं ये देखो। ए सिस्टम, सो हम ले रहे हैं टॉपिक नंबर 9 जो भी है। ए सिस्टम मेड अप ऑफ कलेक्शन ऑफ सब सिस्टम्स। समझो, यहां कुछ पार्टिकल्स हैं, 1 2 3 4 5। यहां एक पार्टिकल का क्लस्टर है, यहां एक पार्टिकल का कलेक्शन है, इसको हम कह रहे हैं सब सिस्टम 1। यहां एक पार्टिकल का कलेक्शन, इसको हम बोल रहे हैं सब सिस्टम 1। और यहां एक पार्टिकल का दूसरा कलेक्शन है जिसको हम बोल रहे हैं सब सिस्टम 2। ये पहला कलेक्शन है, कलेक्शन 1, कलेक्शन 1। यह है कलेक्शन 2। इसमें कुछ पार्टिकल्स का क्लस्टर है, यहां कुछ पार्टिकल्स का क्लस्टर है। हमको इसका टोटल मास पता है, हमको इस पूरे सिस्टम का हमको टोटल मास पता है। इसका टोटल मास, इसके सारे पार्टिकल को जोड़ दो, कितना है m1, और इसके टोटल मास को जोड़ दो तो ये है m2। यहां पर टोटल मास है इक्वल टू m2। इस पूरे क्लस्टर का हमको सेंटर मास पता है, यहां पर है। हम जानते हैं इस पूरे क्लस्टर का सेंटर मास यहां पर है CM1, हमको पता है। ये टोटल मास का हमको पता है CM1 पे। और इसका मुझे पता है, इस क्लस्टर का मुझे सेंटर मास पता है, और वो कहां पर है, वो है CM2 पे। और मुझसे कहा गया है फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। इन दोनों सिस्टम को मिला के जो बड़ा सिस्टम बन रहा है उसका सेंटर मास निकालो। सो अगर हमें इस सिस्टम का अगर सेंटर मास निकालना है तो बोलेंगे कंबाइंड सिस्टम, तो इसका सेंटर मास कैसे निकालेंगे? तो हम क्या कर रहे हैं, देखो हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे मास m1 को, इस पूरे क्लस्टर को एक पॉइंट मास मान के यहां डाल दो। इस पूरे मास को m1 मान के यहां डाल दो। कहां पे? सेंटर ऑफ मास ऑफ क्लस्टर 1 पे। जहां इसका सेंटर मास था वहां इस पूरे मास को पॉइंट मास मान के डाल दो। उसी तरह से यहां पे इस पूरे मास को m2 को एक पॉइंट मास मान के यहां डाल दो। यानी इस पूरे को पॉइंट मास मान लो उसके सेंटर ऑफ मास पे, इस पूरे को पॉइंट ऑफ मास मान लो उसके सेंटर ऑफ मास पे। अगर इसकी कोऑर्डिनेट है x1 और इसकी कोऑर्डिनेट है x1 और इसकी कोऑर्डिनेट है x2, तो इस पूरे कंबाइंड सिस्टम की कोऑर्डिनेट होगी, x ऑफ द सिस्टम होगी m1 x1 प्लस m2 x2 बाय m1 प्लस m2। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मुझसे अगर ये पूछा गया है, ये टी से बना दिया, 2 रॉड को ज्वाइन के टी से, इसकी सेंटर ऑफ मास कहां होगी? ये रेड रॉड जो है, ये रेड रॉड के बदले हम इसका मास डाल देंगे इसके सेंटर। इसका सेंटर कहां? यहां पे है। ये जो रेड वाला रॉड है इसका सेंटर मास कहां पे डाल देंगे? इसके सेंटर पे। जो कहां आएगा बताओ? यहां पे। इस वर्टिकल रॉड का सेंटर मास कहां है? इसके मिड पॉइंट पे डाल देंगे। तो एक यहां पर, एक मास कहां पहुंच जाएगा? एक मास पहुंच जाएगा यहां पर और एक पहुंच जाएगा यहां पर। यहां भी m, यहां भी m। ठीक है, अब दोनों का मिड पॉइंट m और m है तो दोनों का मिड पॉइंट यहां कितना होगा? L/4 पे। देखो कैसे। एग्जाम्पल मेरे से ये कहा गया है कि हमने क्या किया है, एक रॉड ऐसे था और एक आइडेंटिकल रॉड ऐसे लगा दिए और हमको इस सिस्टम का सेंटर मास निकालना है। आइडेंटिकल रॉड है, हमने कहा गया ये आइडेंटिकल रॉड है, इसका सेंटर मास कहाँ होगा? तो हम क्या कर रहे हैं, इसको सिस्टम 1 मान रहे हैं, इसको सिस्टम 2 मान रहे हैं।
इस पूरे सिस्टम 1 को ए पे रिप्लेस कर दो, इस पूरे सिस्टम को इसके मिड पॉइंट पे रिप्लेस कर दो, तो ए पर कितना मास हो जाएगा बताओ, एम मास। पॉइंट ए पर कितना मास डालोगे, एम मास। इस पूरे सिस्टम को पॉइंट मास से यहां रिप्लेस कर दो बी पे, इस पूरे रॉड को इसके मिड पॉइंट पे रिप्लेस कर दो, तो ये कहां रिप्लेस हो जाएगा, बी पे। होगा ना, बताओ। ये पूरा रॉड इसको रख दो इसके सेंटर ऑफ मास पे, एम मास, पॉइंट मास बना दो इस पूरे रॉड को, पॉइंट, क्योंकि तुमको इसका सेंटर मास पता है। और इस पूरे को भी क्या करो, यहां डाल दो। तो अब यहां पे ये पॉइंट मास बन गया पूरा अपने मिड पॉइंट पे, ये पूरा पॉइंट मास यहां बन गया अपने मिड पॉइंट पे। अब इन दोनों का, ये दोनों में डिस्टेंस कितना है, L/2। अब इस m और इस m का कंबाइंड सेंटर मास के मिड पॉइंट पे होगा, दोनों मास इक्वल है, मिड पॉइंट टू सेंटर मास यहां आएगा, तो सेंटर मास यहां आएगा। तो अल्टीमेटली तुम्हारा सेंटर मास कहां आएगा, देखो तुम्हारा सेंटर मास इन दोनों के मिड पॉइंट यानी यहां पर आएगा। योर कंबाइंड सेंटर ऑफ मास इज हियर एट ए डिस्टेंस ऑफ L/4 फ्रॉम दिस जंक्शन। होगा ना, होगा ना। अगर हमको ये करना हो, हमसे ये पूछा जाए, इसका हम यूज कराएंगे। सेंटर मास के कंसेप्ट के बिना ना तो रोटेशन चलेगा ना पेंडुलम चलेगा। पेंडुलम मींस फिजिकल पेंडुलम। तो कहने का मतलब है हम इस सेंटर, अगर हमको इसके ऊपर लिखना हो वेट कहां लग रहा है, अगर हमको इस पूरे रॉड में बताना वेट कहां लग रहा है, किस पॉइंट पे वेट लग रहा है, तो पॉइंट यहां वेट लग रहा है। जंक्शन ए से L/4 डिस्टेंस नीचे, वहां पे टोटल मास 2m इंटू जी लगेगा। टोटल मास कितना है, 2m, m प्लस m 2m, 2m इंटू जी। टोटल वेट हम मान सकते हैं कहां लग रहा है, इस पॉइंट पे, यहां से L/4 नीचे। सिमिलरली अगर मुझसे ये पूछा जाए, अगर मुझसे ये पूछा जाए अगर मुझसे ये पूछा जाए, ये एक रॉड है, ये दूसरा रॉड है, आइडेंटिकल रॉड्स है, दोनों को मिला के एल शेप बना दिए। ये मास m लेंथ है, ये भी मास m लेंथ है, इसका सेंटर मास कहां होगा, तो सबसे पहले इसको रिप्लेस कर दो यहां, इस रॉड को रिप्लेस कर दो यहां, और इस रॉड को रिप्लेस कर दो यहां। तो ये बन जाएगा a पर चलाएगा और ये b पे चलाएगा, यानी तुम्हारा इस तरह से हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा a पर, और ये मास कहां पे हो जाएगा, b पर। a पर मास कितना है, m, b पर मास कितना है, m। ये डिस्टेंस कितना है, L/2, ये डिस्टेंस कितना है, L/2। अब तुमको निकालना है इसका सेंटर मास का कोऑर्डिनेट। तो क्या करो, इसको मान लो ओरिजिन है, इसको मान लो x एक्सिस है, इसको मान लो y एक्सिस है। तो ये बताओ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, L/2, 0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, L/2, 0। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 0, L/2, है ना। यस सर। तो x कोऑर्डिनेट सेंटर मास का कितना हो जाएगा, m1x1 प्लस m2x2 बाय m प्लस m, L/4। x कोऑर्डिनेट होगा L/4, वैसे इसके मिड पॉइंट पे आएगा, इन दोनों मिड पॉइंट पे आएगा। तो x कोऑर्डिनेट से कितना होगा, L/4। y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बताओ, m1y1 m इंटू 0 प्लस m2y2 m इंटू L/2 बाय m प्लस m 2m, कितना हो गया, L/4। तो इसकी x कोऑर्डिनेट भी L/4 होगी और y कोऑर्डिनेट भी L/4 होगी। यहां इसका सेंटर मास लाई कर रहा है। ठीक है, चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।